हेलो एवरीवन। अब हम लोग कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्सेस के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम से बेस्ड जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स को देखा और भी उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हमने आपको दिखाए, ठीक है। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस के बारे में। चलो सुन लीजिए, पहले आप ध्यान से सुनिए बात को, क्या होता है ये सब। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ठीक है, या सेंट्रल फोर्स क्या है। उसमें सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को देखेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है कि ऐसे फोर्सेस, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे फील्ड फोर्सेस जो कि पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। ऐसे फील्ड फोर्सेस जो कि क्या होंगे, पाथ से इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपको कि कोई बॉडी जो है वो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। कोई बॉडी ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक मूव किया, उसके लिए ऊपर से गया तो पाथ 1, स्ट्रेट गया है पाथ 2 और नीचे से गया पाथ 3। तो 3 पाथ को फॉलो किया, तीनों अलग अलग पाथ है। एक पाथ 1 है, दूसरा पाथ 2 है, तीसरा पाथ 3 है। ये 3 पाथ को फॉलो करते हुए जो है सो अपना जा रहा है। तीनों अलग अलग पाथ है। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो है सो मूवमेंट हो रहा होगा, ए से लेके बी तक जो बॉडी मूव कर रहा है, अगर इस बॉडी का मूवमेंट कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये जो पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है, इस तीनों पाथ के कारण जो वर्क डन होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को बोलते हैं जिस फोर्स को पाथ से कोई मतलब नहीं है, या जिस फोर्स के कारण अगर हम लोग वर्क डन निकालें तो हर एक पाथ के लिए वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि फोर्स जो है सो वेरी नहीं कर रहा है, वो सेम रह जा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कैसा है, फोर्स है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी कि पाथ से इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पर, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, यानी कि आप कहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने किस टाइप के पाथ को फॉलो किया या पाथ का नेचर कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। ये डिपेंड करेगा सिर्फ किस पर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ कि ऐसे फोर्सेस, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ़ द वर्क डन, है ना, इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स, अगर इस फोर्स के कारण हम लोग वर्क डन निकाले तो वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ का, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स जो है सो वैरी नहीं करेगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अगर आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को चेंज नहीं करते हैं तब। क्लियर। यानी कि मान लीजिए आपको ए से बी तक ही जाना है, तो तीनों ही केस में अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा तो तीनों ही केस में वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मान लीजिए आपने पॉइंट को ही चेंज कर दिया, पाथ 1 के लिए ए से बी है, पाथ 2 के लिए ए से मान लो कुछ सी हो जाए, पाथ 3 के लिए कुछ ए से डी हो जाए, तो उस कंडीशन में तो आपने पॉइंट को ही चेंज कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होना ही है। और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका जो वर्क डन है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपको एक चीज़ को दिमाग में रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन आप निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, आपको ये पाथ पे डिपेंड अगर नहीं कर रहा है, तो जो राउंड ट्रिप होना चाहिए, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ये वर्क डन हुआ तो ए से बी में जितना वर्क डन हुआ होगा उतना ही वर्क डन बी से ए में हुआ होगा, है कि नहीं। ए से बी में जितना वर्क डन हुआ होगा उतना ही वर्क डन बी से ए में हुआ होगा। तो और दोनों ही वर्क डन की मैग्नीट्यूड सेम है, और एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है राउंड ट्रिप पर, है ना, राउंड ट्रिप पर जो टोटल वर्क डन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ए से बी का वर्क डन प्लस बी से ए का वर्क डन, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कंप्लीट वर्क डन के लिए तो वर्क डन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप राउंड ट्रिप की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग जो है सो वर्क डन फाइंड आउट करते हैं।
तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव अगर वो आपको पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा तब। जैसे यहाँ देखिए ए से बी तक 3 पाथ है, पाथ 1, 2 और 3। अगर ये कंजर्वेटिव के कारण हो रहा होगा ये वर्क डन, तो पाथ ए के लिए, पाथ 1 के लिए जो वर्क डन होगा ए से बी का, है ना, पाथ 2 के लिए जो वर्क डन होगा ए से बी का, पाथ 3 के लिए जो वर्क डन होगा ए से बी का, तीनों ही वर्क डन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ 1, फॉर पाथ 2 और फॉर पाथ 3, तीनों ही केस में जो आपका वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है, इसीलिए। आखिर कंजर्वेटिव फोर्स के और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको कि हम कंजर्वेटिव मान सकते हैं? तो उस टाइप का फोर्स है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और भी बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये सब जो है सो ये सब किसमें कंसिडर करेंगे हम लोग? तो इस सब को कंजर्वेटिव फोर्स में कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? और राउंड ट्रिप के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के कारण राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा वो राउंड ट्रिप का वर्क डन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। राउंड ट्रिप का वर्क डन 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग अब आपको कुछ 4 केस दिखा रहे हैं। चारों पाथ अलग अलग है लेकिन पोजीशन फिक्स है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, लेकिन चारों पाथ जो है ना वो पाथ अलग अलग है। ठीक है, ए से बी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो फिक्स है। ए से बी के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स है। ए आपका इनिशियल पॉइंट, बी आपका फाइनल पॉइंट, ये लोकेशन फिक्स है। बस आपको पाथ अलग अलग है। ए से लेके बी तक किसी बॉडी को, एम मास का बॉडी है उसको ए से बी तक आप लेके गए, स्ट्रेट ऊपर, सीधा ऊपर लेके गए, फिर आपने थीटा एंगल बनाते हुए, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए और एल डिस्टेंस को, एल लेंथ को कवर करते हुए आप ऊपर तक गए। यहाँ जो दोनों प्लेटफॉर्म है, ये लोअर प्लेटफॉर्म और ये जो अपर प्लेटफॉर्म है, इस दोनों प्लेटफॉर्म के बीच का जो गैप है ये एच हम लोग मान रहे हैं। क्लियर? अब हम आपको हर एक पाथ के लिए वर्क डन फाइंड आउट करके दिखाते हैं। तो यहाँ जैसे देखना, फॉर पाथ 1, पाथ 1 के लिए सोचो कि इस बॉडी पर, अगर इस बॉडी का मास m है तो इस बॉडी पर एक वेट फोर्स लगेगा कितना, mg। एक वेट फोर्स कितना लगेगा, mg। हमको इस बॉडी को ऊपर लेके जाना है, a से b लेके जाना है, तो वर्क डन फॉर a टू b। अब यहाँ देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो एक फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कितना होगा? तो अगर आप किसी बॉडी को मूव कराना चाह रहे हैं तो इस बॉडी को मूव करने से रोक रहा है कौन, वेट फोर्स। इस बॉडी को मूव करने से रोकेगा कौन, वेट फोर्स। तो ये जो, अगर आप ऊपर की तरफ मूव कराना चाहते हैं तो इस फोर्स को, जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, वो एटलीस्ट आपके वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसको मिनिमम mg के बराबर तो होना ही चाहिए, मिनिमम mg के बराबर तो होना ही चाहिए। तो वर्क डन फॉर a टू b क्या हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ लिखें fs cos थीटा फर्स्ट पोजीशन में, तो फोर्स भी ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर की तरफ, है ना। फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, ड्राइविंग फोर्स ऊपर की तरफ है। तो उस कंडीशन में दोनों पैरेलल हो गया तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखो बाबू, अगर ऊपर की तरफ मूव कराना है तो एटलीस्ट वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि mg। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h, mgh और cos 0 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वर्क डन फॉर a टू b इक्वल टू हो जाएगा कितना, mgh। यानी कि फर्स्ट केस में पाथ 1 के लिए जो वर्क डन आ गया वो कितना आ जाएगा, तो mgh के बराबर आ जाएगा। क्लियर? फॉर पाथ 2, फॉर पाथ 2, पाथ 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, पाथ 2 के लिए वर्क डन निकालना है आपको फॉर a टू b। इसमें भी आप लिखेंगे fs cos थीटा, कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, तो ये जो fs cos थीटा होता है, या फिर आप मान लीजिए कि ऐसा लिखते हैं, वेक्टर f डॉट s लिखते हैं, या फिर आपको हमने ये भी पढ़ाया था कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होना चाहिए, तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर आप इस बॉडी को इस ऐसे डायगोनल मूव कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए।
या बोल सकते हैं कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से डायगनली हुआ है, स्ट्रेट वर्टिकली नहीं हुआ है ना, वर्टिकली अपवर्ड नहीं हुआ, ऐसे डायगनल हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स को भी होना चाहिए था। क्लियर? अगर आप इस बॉडी को मूव कराना चाहते हैं, यहाँ ध्यान देना, ये बॉडी रहा एम मास का, इस बॉडी पर वेट फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। क्लियर? इस बॉडी पर जो वेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना वेट फोर्स लग रहा होगा, तो mg वेट फोर्स इस पर लग रहा होगा। ठीक है, इस बॉडी पर मान लो एम मास का बॉडी है, तो इस कंडीशन में भी इस पर वेट फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। तो एक फोर्स जो है वो ऊपर के तरफ, अगर आप ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो ये भी फोर्स ऊपर के तरफ कितना लगना चाहिए, mg। क्लियर? हमको इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में चाहिए। अगर आप इस बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो इस बॉडी को मूव करने से रोक रहा है वेट फोर्स, तो एटलीस्ट आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो mg है इसका एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तोड़िए, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसके साथ कोई एंगल गिवन नहीं है, या बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इसके साथ अगर आप एंगल निकालिएगा तो 90 माइनस थीटा। और वेक्टर रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आपने पढ़ा है कि अगर आप किसी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं तो दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई एक्सिस पर। या बोल सकते हैं कि एक जो है सो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं, एक दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं। तो जिस एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल दिया है, वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया है, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है उस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया होता है तो बोलते हैं साइन थीटा। तो यहाँ जब कंपोनेंट तोड़िएगा तो जो फोर्स की वैल्यू आनी है वो कितनी चली आएगी, mg साइन थीटा। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर गिरा देते a से लेके b तक, ये इस तरह से देखो, ये a पॉइंट है और ये आपका b पॉइंट है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह से, यहाँ का एंगल कितना, थीटा, ये हाइट कितना है, h, ये हाइट कितना है, h, और ये जो लेंथ है वो l है, ये 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये लेंथ l हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर गिरा लिए। तो यहाँ से आप चाहते तो साइन थीटा निकाल सकते थे और साइन थीटा हो जाता h/l। क्लियर? तो यहाँ से जो वर्क डन होगा, वर्क डन फॉर a to b कितना हो जाएगा, तो समझो आपने फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स को निकाल लिया है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आप फोर्स निकाल लेते हैं या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वर्क निकालना हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सिंपली आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है आपका कितना, mg साइन थीटा इंटू l, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से l की वैल्यू निकालिएगा तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा, h/sin साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आ गया mg साइन थीटा इंटू h/sin थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, तो ये वैल्यू भी आ गई mgh। यानी कि पाथ 2 में भी जो वर्क डन आया वो वर्क डन कितना आ गया, mgh ही आ गया। क्लियर? यानी कि जो पाथ 2 है, इस पाथ 2 में भी आपका वर्क डन टोटल कितना आ रहा है, mgh आ जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाथ 1 और पाथ 2 दोनों में जो पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पाथ 1 और पाथ 2 में आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चेंज नहीं हुआ है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पहले जैसा है, वही है जो पहले था, यानी कि ए से लेके बी तक। आपने पाथ को चेंज किया, पाथ के चेंज करने से इस वर्क डन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पाथ 3 और पाथ 4 के कारण देखेंगे। चलिए अब हम लोग पाथ 3 और पाथ 4 को देखते हैं। ये है आपका पाथ 3 और ये था पाथ 4। ठीक है, फॉर, यहाँ लिख रहे हैं बाबू, फॉर पाथ 3 आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन फॉर ए टू बी। अब यहाँ समझिएगा, ए से बी तक वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो ये एक स्टेयरकेस के जैसा पाथ को फॉलो किया। तो मान लो ये जो हाइट है वो h1, इस हाइट को बोल रहे हैं h2, इस हाइट को बोल रहे हैं h3 और इस हाइट को बोल रहे हैं h4। ठीक है, फिर
देखो पहले क्या हुआ कि पहले H1 हाइट कवर किया, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर H1 हाइट कवर किया, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, H2 हाइट कवर किया, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर H3 हाइट कवर किया, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर H4 हाइट कवर किया। तो इसमें आप ये समझिए कि जब ये बॉडी कुछ H1 हाइट कवर कर रहा था, तो H1 हाइट कवर करते वक्त यहाँ ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि m मास का बॉडी है, इस पर वेट फोर्स कितना लग रहा है mg, हमको इस बॉडी को यहाँ पहुँचाना है ना, ये हाइट कितना है, तो ये हाइट है बाबू H1। अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो जो आपका ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए वो एटलीस्ट आपके वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो जब ये बॉडी हाइट कवर कर रहा है तो फोर्स भी ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यानी कि वर्क डन बराबर एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट H1 कॉस 0 डिग्री, यानी कि वर्क डन जो हो गया वो हो गया बाबू एम जी H1। सिमिलरली MgH2, MgH3 और MgH4 हो जाएगा, है कि नहीं, MgH2 प्लस MgH3 MgH4 प्लस में ये सब आ जाएगा। ठीक है, जब ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा तब क्या होगा, यहाँ देखो मान लीजिए कि ये m मास का बॉडी आ चुका है, हमने इस पर एक ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स या ड्राइविंग फोर्स लगा रखा है कितना mg, इसको इस बॉडी को m मास के बॉडी को हमने यहाँ इस पॉइंट तक ले आए और इस पॉइंट पर ला करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे उठा रखे हैं और अब ऐसे हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे। इस बॉडी को ऐसे उठा रखे हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल लेकर के जाना है। h कुछ भी डिस्टेंस आप ले लीजिए, x1 x2 कुछ भी ले लीजिए, ग्राउंड पे था, मान लीजिए कि ये जो कुछ इस तरह से आप समझिए कि ये मार्कर है, ये इस तरह से ग्राउंड पे था, हम इस पर mg फोर्स लगाए, इतना H1 हाइट ले गए। H1 हाइट ले जाने के बाद इस पॉइंट से फोर्स तो ऊपर की तरफ ही लग रहा है mg, है ना, जो लिफ्ट फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स आप बोल सकते हैं इसको, और इसको लेकर के हम कहाँ किए, x1 डिस्टेंस ऐसे हॉरिजॉन्टल ले गए। तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल यानी कि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल और फोर्स किधर, ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन में इधर की तरफ जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। तो जब जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये वाला आप इसको लिख सकते हैं x1 x2 x3 कुछ भी मान लो, है ना। तो ये मान लीजिए x1 के लिए लेते हैं, तो आप कितना लिखिएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट x1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 तो 0 हो जाता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब जब जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया तब तब आपका वर्क डन 0 हुआ, जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब तब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है प्लस में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस MgH1 प्लस 0 प्लस MgH2 प्लस 0, ठीक है, प्लस MgH3 प्लस 0, ठीक है, और फिर प्लस MgH4। क्लियर। अब यहाँ से देखना, जब आप वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, है ना, वर्क डन आप निकालेंगे पाथ 3 के लिए A से B में, तो यहाँ से आप mg को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। तो टोटल हाइट को ऐड करिएगा तो H के ही बराबर होगा। तो यहाँ से भी आपका वर्क डन कितना आ गया, MgH ही आया। अगर आपने पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 तीनों को ध्यान से देखा तो आप देख रहे हैं कि तीनों वर्क डन सेम आया। पाथ 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो पाथ 4 है, इसके लिए जो पाथ फॉलो किया गया है, ये पाथ कोई डिफाइन नहीं है ना, कुछ भी ऐसे आर्बिट्री पाथ ले लिया गया, कुछ कर्व जैसा पाथ ले लिया गया। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप वर्क डन बराबर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इतना तो कन्फर्म है कि m मास का बॉडी है, वेट फोर्स लग रहा था mg, अगर इसको हमको ऊपर की तरफ मूव कराना है तो एटलीस्ट जो मेरा फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए, है ना, कम से कम mg के बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, mg कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, है ना, mg फोर्स लग रहा है, ds डिस्प्लेसमेंट है, cos 0 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या करते, mg बाहर कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ ds, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा ऐसा छोटा छोटा ये ds, मान लीजिए फिर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते, इसका भी डिस्प्लेसमेंट ds, फिर एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लेते, इसका भी आप डिस्प्लेसमेंट बोलते ds। इस तरह से छोटे 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 एलिमेंट को जोड़ते जाते हैं तो टोटल हाइट आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड वो भी नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता h, तो यहाँ पर आ जाता आपको फाइनल वैल्यू कितनी mgh।
यानी कि फोर्थ केस में भी हम लोग यही देख रहे हैं कि वर्क डन कितना आया mgh। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टोटल किसी भी पाथ से आपने वर्क डन को देखा, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, हर एक केस में वर्क डन उतना ही आया। यानी कि यहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है। तो जब आप A से B मूव करा रहे हैं तो mgh वर्क डन हो रहा है। अगर मान लो सिमिलरली इसी पाथ से इसी तरीके से अगर हम B से A लेकर के आते बॉडी को तो उतना ही एनर्जी रिलीज होता या उतना ही वर्क डन हमको करना पड़ता है कि नहीं। अगर हम A से B लेके जा रहे हैं तो हमको mgh वर्क डन करना पड़ रहा है। तो सिमिलरली अगर आप B से A लेके आते है ना, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द बॉडी इज़ ब्राउट बैक टू इनिशियल पॉइंट A, अगर बॉडी को वापस से A पॉइंट पे लाया जाता तो उस कंडीशन में सेम अमाउंट ऑफ वर्क या बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता, रिलीज होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं A से B में अगर प्लस mgh तो B से में हो जाता माइनस mgh। और नेट वर्क डन निकालने के लिए राउंड ट्रिप के लिए A से B फिर B से A, और राउंड ट्रिप के लिए जो नेट वर्क डन होता है उसमें आपको ऐड करना पड़ता है वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B से A। तो प्लस mgh प्लस माइनस mgh, तो नेट वर्क डन कितना आ जाता, 0। तो यहाँ से दो चीज़ें हमने देखी, पाथ को चेंज करने पर वर्क डन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वर्क डन उतना का उतना ही रहा है ना। और दूसरा राउंड ट्रिप के लिए जो वर्क डन आया वो 0 आया। यानी कि यहाँ जो इस चारों पाथ में जो वर्क डन हो रहा था वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा था। और फोर्स आप कैसा ले रहे थे, तो फोर्स आप ले रहे थे mg, जिसको कि आप वेट फोर्स बोलते हैं, और या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको आप समझिए, है ना। इसका मतलब है कि ये जो टोटल वर्क डन आप कहीं पर भी निकाले हैं, पाथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो सब जगह जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन निकाले वो सेम आया। यानी कि आपको पाथ पे डिपेंड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड किया है। और राउंड ट्रिप में भी वर्क डन 0 हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरा, वो कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जो हम लोग देखेंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखेंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो ठीक इसका उल्टा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो आपको पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लियर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, तो पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लियर, अच्छा पाथ पे डिपेंड करेगा ही तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का तो आप छोड़ ही दीजिए, अब क्या करना उसका, है ना। क्योंकि आप पाथ जैसे ही चेंज करिएगा तो उस कंडीशन में आपका फटाक से कंजर्वेटिव ये जो वर्क डन है वो चेंज कर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी पाथ आपने फॉलो किया इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए, है ना, A पॉइंट से B पॉइंट तक या कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए 2 पॉइंट, उस पॉइंट में बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो बोलेंगे कि कैसा फोर्स है वहाँ पर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जब पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, दो चीज़ें, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होगा, 0। नॉन कंजर्वेटिव में इसका ठीक उल्टा, नॉन कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करता है और राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 के बराबर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है, तो जो भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं वो सब के सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जो भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस वगैरह है, जैसे कि आप मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, एयर ड्रैग हो गया, ठीक है, ये सब फोर्स जितना भी है ये सब कैसा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको हमने पहले बता दिया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होगा। दो नेचर है बाबू, पहला ये जो है सो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि अगर वर्क डन आप निकालते हैं और जो है सो वर्क डन निकालने के बाद उसकी वैल्यू अलग अलग आती है, सॉरी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा ना, पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड अगर नहीं करेगा तो बोलेंगे कंजर्वेटिव। ठीक है, दूसरी बात, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता था कंजर्वेटिव में, इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा। एक बड़ा ही फेमस और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है इसमें फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसे नॉन कंजर्वेटिव हो गया, इसमें ध्यान देना। ठीक है, यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें सीधी सी बात यही बोला जा रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। और नॉन कंजर्वेटिव नेचर का क्यों है, क्योंकि वो जो है सो डिपेंड कर रहा है कि इस पर लेंथ पर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए कहने का मतलब ये हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इससे कहने का मतलब मेरा ये है कि
ए से बी तो आप जा ही रहे हैं, ठीक है, ए से बी आप कंजर्वेटिव में भी जा रहे थे, ए से बी आप नॉन कंजर्वेटिव में भी जा रहे हैं। ये अलग बात है कि यहाँ का पहले वहाँ हाइट आप ले रहे थे एच, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं एस, तो उसको आप छोड़ दीजिए। वो पॉइंट ए से बी है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात नहीं हो रही। बात यहाँ पर यह है कि क्या लेंथ है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पाथ के लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी कि पाथ पे डिपेंड करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव है। और इसमें जो राउंड ट्रिप में वर्क डन होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। अब यहाँ देखो, जैसे कंजर्वेटिव में हम लोग क्या कर रहे थे, इस टाइप का जो सिस्टम था आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कोई ए पॉइंट से लेकर के आप बॉडी को उठा करके यहाँ बी पॉइंट तक लेकर के आए थे, है ना, अलग अलग तरह के सिस्टम से आपने लेकर के आया। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर इस तरह से लेकर के आ रहे थे, बहुत सारे अलग अलग पाथ से हमने देखा, पाथ 1 2 3 इस तरह से हम लोग देख रहे थे। तो उस कंडीशन में आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे थे। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जब कर रहे थे तो सोच के देखिए, आप बॉडी को ऊपर लेकर के जाएं चाहे बॉडी को नीचे लेकर के आए, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा था, वो हमेशा डाउनवर्ड, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। क्लियर? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका काम क्या है, तो बॉडी के मोशन को अपोज करना, यानी कि बॉडी के मोशन को रेसिस्ट करने का काम है उसका। क्लियर है? अब यहाँ देखो, ए से बी के लिए अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या होगा, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स आप लिखेंगे सीधा सीधा एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला यही है। अब यहाँ हम बात करते हैं फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन में कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, कोई बॉडी है एम मास का, आप उस पर ड्राइविंग फोर्स लगाए एफ, ठीक है ना, ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसका कुछ ये बॉडी और इस जो सरफेस है इसके बीच का कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है म्यू, रफ सरफेस है। अगर इस बॉडी पे फोर्स लगाए और ये बॉडी मूव नहीं करता है, यानी कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर मान लीजिए वो लेस देन है आपके फ्रिक्शन फोर्स के, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू अगर आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम है, तो बोलते हैं कि इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो आपके ड्राइविंग फोर्स के बराबर होती है। अगर आपका मान लीजिए कि ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तो यहाँ जो फ्रिक्शन काम करता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा वो फ्रिक्शन डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, यानी कि म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्यों? यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर आपका ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो उस कंडीशन में बॉडी मूव कर जाती है, और वहाँ जो फ्रिक्शन काम करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और वहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? तो म्यू के इंटू एन। यही 3 फंडामेंटल कंसेप्ट है, और इसी के बेस पर आप फ्रिक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर जो अपलोड हो रखा है उस पर आप देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? या कुछ अपलोड हुआ है तो उसको देख लेंगे आप लोग, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ बॉडी अगर मूवमेंट हुआ है, निश्चित रूप से मूवमेंट हुआ है, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया है, तो 100% यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो निश्चित रूप से आपके फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा वो काइनेटिक काम कर रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ जो फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एस, ठीक है। ये ड्राइविंग फोर्स इधर इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो बोल सकते हैं आप cos 0 डिग्री। क्लियर? बॉडी का जो वेट फोर्स होगा वो कितना? तो mg, और नॉर्मल रिएक्शन कितना? तो n। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? म्यू के इंटू एन। बॉडी ऐसे जंप नहीं कर रहा, उछल के नहीं चल रहा, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं n बराबर mg, यानी कि म्यू के इंटू mg। क्लियर? तो यहाँ से वर्क डन फॉर ए टू बी जो है वो कितना आ गया? तो ये आ जाएगा म्यू के इंटू एम जी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया और डिस्प्लेसमेंट एस है, यानी कि म्यू के इंटू एम जी इंटू एस। इक्वेशन नंबर 1। अगर मान लो कि बॉडी वापस रिटर्न होता बी टू ए, हमको जो वर्क डन निकालना है वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन। जब बॉडी इधर से आ रहा होगा तो ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, उल्टा। क्लियर? तो उस कंडीशन में देखो, फिर भी बॉडी मूव कर रहा है, तो बॉडी जब मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा काम करता है? काइनेटिक। और उस कंडीशन में यही ड्राइविंग फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के जगह पे काम करेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं फिर से फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, यानी कि फिर से एंगल 0 डिग्री, यानी कि यहाँ जो फिर से वैल्यू आ जाएगी एफ के इंटू एस,
इंटू कॉस जीरो 1 हो जाएगा और वापस से यहाँ पर मेरी वैल्यू हो गई कितनी, तो म्यू के इंटू एम जी इंटू एस, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप राउंड ट्रिप पे जो वर्क डन निकालते है ना, राउंड ट्रिप पे अगर आप नेट वर्क डन निकालते, यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, है ना, राउंड ट्रिप पर अगर नेट वर्क डन आप निकालते तो आप लिखते वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू ए। क्लियर। और जब दोनों को आप ऐड करिएगा, दोनों को ऐड करने पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू के एम जी इंटू एस। तो यहाँ जो नेट वर्क डन फाइंड आउट हुआ वो आ गया 2 म्यू के एम जी इंटू एस, जो कि 0 के बराबर तो नहीं है, ये क्लियर हमको दिखाई दे रहा है। तो राउंड ट्रिप पे वर्क डन 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड किया है, और पाथ पे अगर डिपेंड किया है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि कोई बॉडी मान लीजिए ए से बी तक गया था, फिर बी से ए आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 होना चाहिए, है कि नहीं। कोई बॉडी मूव किया फोर्स के कारण, कोई भी फोर्स लग रहा था, बॉडी मूव किया, ए से बी गया, फिर बी से ए आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वर्क का कंसेप्ट बोलता है कि वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उस हिसाब से तो वर्क को 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वर्क मेरा 0 नहीं हो रहा है। तो बाबू यहाँ से कंसेप्ट को दिमाग में रखना होगा कि हर बार डिस्प्लेसमेंट के 0 होने से वर्क डन 0 नहीं होता है। उसके लिए आपको फोर्स का नेचर भी देखना पड़ेगा, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठ करके आ सकते हैं। जैसे एक और कंसेप्ट आपको हम बताते हैं, जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग बोल देते हैं, पढ़ने के लिए जब आप वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यानी कि इंट्रोपी कांस्टेंट वाला जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग एडियाबेटिक बोल देते हैं। 11-12 के लेवल तक बोल दिया जाता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही एडियाबेटिक प्रोसेस है। लेकिन जब फर्दर आप आगे जाइएगा हायर स्टडीज़ में, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस भी जो है ना, आइसेंट्रोपिक के लिए, आइसेंट्रोपिक को एडियाबेटिक आप 11-12 के लेवल पे बोल देते हैं, लेकिन आप हर जगह नहीं बोल सकते। जब हायर स्टडीज़ पे जाते हैं तब आप देखते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक को ही सिर्फ आइसेंट्रोपिक बोला जाता है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है उसमें इंट्रोपी कांस्टेंट होना चाहिए, और इंट्रोपी जो है वो 2 चीज़ों के कारण होती है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन और इंटरनल इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, उसी तरह का कंसेप्ट कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी दिमाग में ये रहता है कि वर्क डन क्या है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जनरल कंसेप्ट है। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो फिर क्या मतलब बनता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0 से आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, वर्क 0 होना चाहिए था। लेकिन उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फोर्स का नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण जो वर्क डन है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो राउंड ट्रिप में 0 नहीं होगा, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लियर? इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रल फोर्स। देखो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सीधा सीधी बात समझिए कि सेंट्रल फोर्स के लिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मान लीजिए कोई बॉडी का मास m1 और यहाँ जो बॉडी है इसका मास मान लीजिए आप m2, इस दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2, दोनों मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस जितना होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि न्यूटन के कारण जो निकाला गया। एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2, इसके बीच का भी डिस्टेंस है r। तो कूलम साहब के अकॉर्डिंग इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? तो दोनों बॉडी के चार्ज पार्टिकल के जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब आपका फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन है ना, दोनों के बीच का जो पोजीशन है या दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर कोई ऐसा फोर्स जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर है पोजीशन का, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग
क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, जो भी फोर्स जो कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे आपको सेंट्रल फोर्सेस। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल फोर्सेस विच फॉलोज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि न्यूटन के कारण, और कोलम्बियन फोर्स जो कि कूलम के कारण। जितना भी सेंट्रल फोर्स होता है, अब याद करिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव भी तो था, ये कोलम्बियन फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी तो सेंटर जो है सो आपको कंजर्वेटिव नेचर का था। यानी कि जितना भी सेंट्रल फोर्सेस है वो सब का सब क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो सेंट्रल फोर्स होगा क्या, सो समझो। तो इस दोनों पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, ये m1 बॉडी m2 को अट्रैक्ट करता है, ये m2 बॉडी m1 को अट्रैक्ट करता है। यानी कि और ये Q1 और Q2 के बीच में या तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो नेचर है वो कैसा है, प्लस है कि माइनस है। मतलब जो सेंट्रल फोर्स होगा वो कहाँ लगता है, तो दो बॉडी के बीच में, जिस दो पॉइंट के बीच में सेंट्रल फोर्स लग रहा होगा, उस दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन होगा, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन है सेंट्रल फोर्स का, वो उसी दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। और ऐसे फोर्सेस जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ यहाँ देखो, और यहाँ जो फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोजीशन, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन पे तो डिपेंड किया। इसका मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस होगा वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, सेंट्रल फोर्सेस कहलाएंगे। और सेंट्रल फोर्स कहाँ काम करता है, तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग काम करता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी सेंट्रल फोर्सेस होगा वो सब का सब कैसा नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और सेंट्रल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ देखो आर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी आर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ में पोजीशन आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो उसी पे डिपेंड करेगा। इसलिए बोलते हैं कि ऑल सेंट्रल फोर्सेज जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे। क्लियर। और जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा है कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है ना, या जिस फिक्स पॉइंट से पास होते हुए सेंट्रल फोर्स काम करता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। यानी कि यहाँ पर जो दोनों लाइन को मिलाने वाला जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइनिंग है, उसके अलॉन्ग जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, उसी में बीच में कहीं पर एक पॉइंट होगा, उसी पर हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्लियर। अब ये जितना भी जो आप प्रवचन सुने कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, कंजर्वेटिव क्या था, तो उसका दो ही प्रॉपर्टी, पहला पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है। दूसरा राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन क्या होना चाहिए, 0। उसका ठीक उल्टा नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड करेगा और राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा। अब ये जैसा एक क्वेश्चन है जो IIT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें आप ध्यान दीजिए। क्लियर, ये बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना था, बोला कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना था और फील्ड कौन सा है या फोर्स कौन सा है, तो ग्रेविटेशनल है। यानी कि हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड देखते कि कंजर्वेटिव नेचर का है, तो कंजर्वेटिव नेचर का है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ लेकिन हुआ क्या कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में अलग अलग पाथ को फॉलो किया गया। पहला पाथ क्या है, तो ए से ऐसे वर्टिकली अपवर्ड गया, फिर हॉरिजॉन्टल। दूसरा पाथ में क्या हुआ, तो ए से बी डायरेक्ट चला गया। तीसरा में क्या हुआ, तो ए से बी एक कर्व पाथ पे गया। तो चूंकि यहाँ ग्रेविटेशनल है, तो ग्रेविटेशनल मतलब कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फील्ड के कारण या कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है पाथ से, वो डिपेंड करता है किस पर, तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो पाथ चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तीनों के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, ए से लेके बी तक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तीनों ही कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, W1 बराबर W2 बराबर W3। वेरी इजी क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है ना। यहाँ जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा, यही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, तो कंजर्वेटिव नेचर का हो जाएगा। और कंजर्वेटिव नेचर में आपने पढ़ा है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो पॉइंट तो सेम है तीनों पाथ के लिए, तो उस कंडीशन में तीनों वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से हमने कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्सेस के बारे में देखा। नॉन कंजर्वेटिव में बस एक ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कैसे है।
ठीक है। वहाँ से एक बढ़िया कंसेप्ट ये निकल के आता है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे वर्क डन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए हमको फोर्स का नेचर चेक करना पड़ेगा। अब हमने देखा भी कि फ्रिक्शन फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद भी आपका वर्क डन जीरो नहीं हो रहा था। ठीक है। सेंट्रल फोर्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, इसमें सिर्फ दिमाग में ये रखना कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला जो है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मास बॉडी के बीच में लगेगा, कोलम्बियन फोर्स है दो चार्ज बॉडी के बीच में लग रहा है। ठीक है। और इन्वर्स स्क्वायर लॉ में जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। इसीलिए सेंट्रल फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करता है और सब के सब सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। क्लियर। तो ये था आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब वर्क डन के चैप्टर में, कि कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, या फिर सेंट्रल क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ इस पर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि वो जेईई मेन में आते हैं। ठीक है। और इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू।